हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयूक एंड वेलकम टू शिक्षण। और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ हम लोगों ने सीखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है और जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है और इंटरनेट कनेक्शन में हम लोग कैसे हम लोग को हेल्प करता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है HTML एंड CSS, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे HTML टैग्स का यूज़ करके हम लोग एक HTML पेज या फिर वेब पेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML टैग्स बेसिकली क्या है, ये एक एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट है जिसको यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे सपोज मैंने एक वेब पेज लिया है गूगल का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग है बड़ा सा गूगल, फिर यहाँ पे नीचे एक सर्च बॉक्स है, फिर यहाँ पे 2 बटन्स है, फिर यहाँ पे कुछ लिंक्स दिया हुआ है। तो ये जो बेसिक जो गूगल का जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन किससे होता है, ये हम लोग HTML टैग्स का यूज़ करके ही करते हैं। ठीक है, और कुछ वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वीडियोस और फोटोज भी रहता है। हाँ, तो ये सब भी हम लोग HTML की मदद से ही, HTML टैग्स की मदद से ही करते हैं। अभी टैग्स क्या है, जैसे ये कुछ कीवर्ड्स है। जैसे सपोज मुझे अगर कोई वेब पेज में अगर लिंक्स को शो करना है, जैसे यहाँ पे लिंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लैंग्वेज का कुछ लिंक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ, अभी के लिए समझ लीजिए ये कुछ एलिमेंट है, टैग्स कुछ एलिमेंट है जिसकी मदद से हम लोग एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, तो लिंक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एंकर टैग का यूज़ करके वेबसाइट में डाल सकते हैं लिंक। फिर अगर ऐसे जैसे यहाँ पे गूगल का जो हेडिंग है वो कितना बड़ा एक हेडिंग है, तो उसको हम लोग हेडिंग टैग के मदद से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग है H1 और उसके अंदर अगर मैंने ऐसे लिख दिया गूगल, ठीक है, और उसको अगर मैंने टैग उस H1 हेडिंग टैग को अगर मैंने क्लोज कर दिया, तो ये यहाँ पे वेबसाइट में शो होने लगेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग अलग अलग ऐसे ही मैंने यहाँ पे तो सिर्फ मैंने 2 ही टैग दिखाया है। जैसे एंकर टैग किस लिए यूज होता है, ऐसे लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए, या फिर ऐसे लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए हम लोग एंकर टैग मतलब ए टैग कोई टैग इस टैग का यूज करते हैं। और हेडिंग जैसे बड़ा बड़ा हेडिंग या फिर छोटा हेडिंग जो भी है, हेडिंग को यूज करने के लिए हम लोग H1 टैग का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारे टैग है। जैसे इमेज को इंसर्ट करने के लिए भी अलग टैग है, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, फिर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इन सबको इंसर्ट करने के लिए अलग अलग टैग HTML टैग्स मौजूद है। ठीक है, तो ये सब टैग्स को यूज करके ही हम लोग एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और द स्केलेटन ऑफ ऑल वेबसाइट मतलब हम लोग हर एक वेबसाइट को यूज मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, हाँ, उसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं। मतलब HTML को यूज करके हम लोग कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, HTML लेट्स यू फॉर्मेट, ऐड ग्राफिक्स, क्रिएट लिंक्स, इनपुट फॉर्म्स, फ्रेम्स एंड टेबल्स एंड सेव इट इन ऑल इन अ टेक्स्ट फाइल दैट एनी ब्राउजर कैन रीड एंड डिस्प्ले। अच्छा, अभी HTML में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिंक्स और टेक्स्ट बॉक्स या फिर हेडिंग ही ऐड होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ग्राफिक्स मतलब वीडियो, पिक्चर, ये सब भी हम लोग एक वेबसाइट में, या फिर लिंक्स, फॉर्म्स, टेबल्स, ये सब भी हम लोग एक वेबसाइट में डाल सकते हैं। और किसकी मदद से डाल सकते हैं, वो हम लोग HTML टैग्स के जो अलग अलग टैग्स है, हाँ, उसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट में ये सब अलग अलग चीज डाल सकते हैं और उस यूजर को वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बोला गया है कि एंड सेव इट इन ऑल इन ए टेक्स्ट फाइल। अभी हम लोग जो HTML का कोडिंग जो लिखते हैं या फिर HTML का पेज जब डिजाइन करते हैं, उस पेज को डिजाइन करने के बाद हम लोग जो उस फाइल को जो सेव करते हैं, वो हम लोग डॉट टेक्स्ट फाइल में हम लोग सेव करते हैं, मतलब .txt एक्सटेंशन में उसको सेव करते हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल में हम लोग उसको सेव करते हैं। एंड दैट एनी ब्राउजर कैन रीड एंड डिस्प्ले। अच्छा, अभी यहाँ पे जो ब्राउजर जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ चार वेब ब्राउजर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहला वाला जो है वो है सफारी, जो मतलब एप्पल के डिवाइसेस के लिए, ये एप्पल के डिवाइसेस में ये वेब ब्राउजर रहता है। यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ पे गूगल क्रोम है और यहाँ पे एज है। अभी ये ब्राउजर चीज क्या है, तो ब्राउज जो वर्ड है BROWSE, इसका मतलब है कि हम कुछ भी चीज को सर्च करना। ठीक है, सर्च कहाँ पे करें, वेब ब्राउजर मतलब वेब में कुछ किसी चीज का सर्च करना। वेब मतलब क्या है, इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे अगर हम लोग कुछ भी चीज सर्च करेंगे तो उसको क्या, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग वो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं उसको बोला गया है वेब ब्राउजर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल दिया है। सफारी जो कि एप्पल के डिवाइसेस में है, फायरफॉक्स जो कि एक थर्ड पार्टी वेब ब्राउजर है,
और यहाँ पे गूगल क्रोम जो गूगल का खुद का एक वेब ब्राउजर है, और यह माइक्रोसॉफ्ट का है जिसका नाम है एज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग CSS। अभी HTML में क्या होता है कि हम लोग टैग्स की मदद से हम लोग एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी CSS से क्या कर सकते हैं, CSS से क्या कर सकते हैं, हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब स्टाइल मतलब डिजाइन करना। जैसे सपोज ये जो मैं हेडिंग टैग से हम लोग गूगल ऐसा एक बड़ा हेडिंग ऐड कर सकते हैं, गूगल जैसे यहाँ पे है, लेकिन उसका कलर किससे सेट कर सकते हैं हम लोग, CSS से। CSS इज सिंपली यूज फॉर स्टाइलिंग ए डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे कलर, हेडिंग का कलर, या फिर पिक्चर का, या फिर जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वेबसाइट का बैकग्राउंड पिक्चर क्या होगा। ठीक है, फिर या फिर बैकग्राउंड पिक्चर का साइज क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग CSS से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो दो वर्ड है, वेबसाइट और वेब पेज, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे जो वेबसाइट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वेबसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं चाहता हूँ अपने ब्राउजर पे, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट को खोल लिया है, जैसे DRDO का वेबसाइट। ठीक है, इस लिंक को अगर मैं क्लिक करूंगा तो सपोज मैं DRDO का वेबसाइट में मैं यहाँ पे लैंड करूंगा। मैं कोई DRDO का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट का एक रैंडम वेबसाइट ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं DRDO का वेबसाइट को अगर देखूँ तो ये मेरा लिंक है, यहाँ पे जो ऊपर आपको URL दिखाई दे रहा है drdo.gov.in। तो अगर मैं DRDO के पेज में आने के बाद यहाँ पे किसी भी टैब में क्लिक करता हूँ, जैसे सपोज मैं पब्लिकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना पब्लिकेशन बोल के एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक पेज है, पब्लिकेशन पेज है। फिर यहाँ पे मैं अगर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो देखना ये चेंज होके यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आ जाता है। मतलब ये अलग अलग पेजेस है। कॉन्टेक्ट अस, अभी कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन हुआ है। फिर यहाँ पे अगर मैं पब्लिकेशंस को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पब्लिकेशंस का पेज ओपन हो जाएगा। ऐसे ही हर एक टैब में एक एक पेज होता है, या फिर दो तीन कुछ टैब में, जैसे यहाँ पे इस टैब में 4-5 पेज मतलब इन नेस्टेड है, मतलब इसके अंदर भी 4-5 पेज है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो वेबसाइट है ये एक वेब पेजेस का कलेक्शन है। अभी HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। और ये वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाने वाला सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है। ठीक है, अभी इस HTML में जो हाइपर जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि यूजर कैन व्यू वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस बाय मूविंग एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब सिंपली इसका मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट को ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरा वर्ल्ड में जो वेब है, वेब मतलब क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला गया है। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, www बोलते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में जो वेबसाइट के नाम के ठीक आगे यहाँ पे www डॉट लिखा होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विकिपीडिया का जो URL है, यहाँ पे HTTPS के बाद यहाँ पे www.wikipedia.org लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला गया कि वेब पेज बाय मूविंग एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन। जैसे आप लोग, अगर मैं इस लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं विकिपीडिया का जो वेब पेज है इस पे चला जाऊँगा। ठीक है, और विकिपीडिया के पेज में जाने के बाद अगर मैं ये सब लिंक्स को मैं क्लिक करूँगा तो अलग अलग जैसे वेबसाइट में मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। लिंक्स को विजिट करते हुए मैं अलग अलग वेब पेजेस में जा सकता हूँ। तो इसलिए इसको बोला गया कि मूविंग एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन। मतलब मैं किसी भी पेज में या फिर किसी भी वेबसाइट में जा सकता हूँ लिंक्स को क्लिक करते हुए। ठीक है, और टेक्स्ट मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे जो इंग्लिश टेक्स्ट या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग लैंग्वेज का टेक्स्ट, इसी को यहाँ पे टेक्स्ट बोला गया। और मार्कअप इज व्हाट HTML टेक्स्ट डू टू द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ देम, दे मार्क इट एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्स्ट। मार्कअप सिंपली मतलब है कि हम लोग जो वेबसाइट का जो भी डिजाइन है उसको जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं मेकअप, हाँ, सिंपली हम लोग HTML की मदद से क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट का मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को यूजर को शो कर सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज मतलब इज ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड एंड यूजेस टू इंटरप्रेट कमांड्स। मतलब यूजर को, मतलब कंप्यूटर जैसे इजीली समझ में आता है ऐसे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना। ठीक है, CSS इज शॉर्ट फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी CSS को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट का
वेबसाइट का स्टाइल रूल सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज इस जो टेक्स्ट है यहाँ पे, इसका कलर क्या होगा, ये जो यहाँ पे सर्च बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसका बॉर्डर कलर क्या होगा, ये जो सर्च बटन है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिंक्स है इसका कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग CSS से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट किस में यूज होता है, जैसे HTML हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को या फिर वेबसाइट को डिजाइन करने में हम लोग HTML का यूज करते हैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है इसको यूज करके हम लोग एक वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं अगर इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इस बटन को क्लिक कर कुछ भी यहाँ पे सर्च बार में कुछ भी डालने का, अगर इस बटन में क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्या रिजल्ट दिखाएगा, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज आप लोग कोई फॉर्म को आप फिलअप कर रहे हैं, तब अगर सपोज आपने ईमेल आईडी गलत डाल दिया या फिर मोबाइल नंबर को गलत डाल दिया तो वहाँ पे दिखाएगा योर मोबाइल नंबर, जैसे 9 नंबर डाल दिया तो वो गलत दिखाएगा, इनवैलिड नंबर दिखाएगा, या फिर ईमेल आईडी गलत कर दिया तो वहाँ पे दिखाएगा कि इनवैलिड ईमेल आईडी। तो वो सब किसकी मदद से होता है, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम लोग प्रोग्राम करते हैं, या फिर वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके मदद से हम लोग ये सब फंक्शनैलिटी को एक वेबसाइट में या फिर वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी HTML हम लोग HTML क्यों यूजफुल है, हम लोग HTML क्यों पढ़े, ठीक है, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। मतलब अगर किसी को वेब डेवलपमेंट करना जानना है तो उसको HTML आना ही चाहिए। मतलब HTML के बिना वो वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है। HTML ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इंटरनेट या फिर वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो एक वेबसाइट को बना सकता है कोई भी, या फिर वो खुद ही एक वेब डिजाइनर बन सकता है। मतलब वेब डिजाइनर मतलब जो वेबसाइट डिजाइन करता है उसको उसी को वेब डिजाइनर बोलते हैं, ठीक है। और उस HTML को जानने से क्या होगा, अगर आपने कोई भी वेबसाइट को डिजाइन किया है तो उसका स्पीड और परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके मदद से, ठीक है। और HTML के मदद से आप दूसरा जो लैंग्वेजेस है जैसे जावास्क्रिप्ट, हाँ, फिर PHP, ये सब सीखने में ईजी हो जाता है। मतलब अगर HTML आपको आ गया तो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप इजीली सीख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। यहाँ पे बोला गया है कि HTML इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जैसे विंडोज, ठीक है, विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, फिर मैक एक प्लेटफॉर्म है, किसका, एप्पल का एक प्लेटफॉर्म है, फिर एंड्रॉयड गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब प्लेटफॉर्म में क्या होता है, HTML हर एक प्लेटफॉर्म में चल जाता है, इसलिए इसको बोला गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो HTML है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया कि इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और जावा। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप, HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं वेब पेज में, फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं एक वेबसाइट में या फिर वेब पेज में। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज होता है, एक वेबसाइट को डिजाइन करने में या फिर उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने में, ना कि फंक्शनैलिटी को ऐड करने में, ठीक है। अभी HTML के अलावा भी कुछ यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेजेस है जैसे DHTML, SGML, XHTML और XML, हाँ, जो कि ये एंड्रॉयड में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HTML किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली बोल के एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये यहाँ पे मैंने इनका फोटो लगाया है। इन्होंने ही HTML को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये कौन सा डॉक्यूमेंट में था, द फर्स्ट अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द HTML वाज ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड HTML टैग्स। तो HTML टैग्स बोल के एक डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज किया था 1991 पे, तो वहाँ पे इन्होंने HTML को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट जो HTML का वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, HTML5, ठीक है। तो आइए जान लेते कुछ HTML के फीचर्स के बारे में। तो पहला जो फीचर्स है वो है इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और इसको मॉडिफाई भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब ये अच्छी तरीके से इसको हम लोग यूजर को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स है। जैसे हेडिंग को हम लोग हेडिंग टैग से शो कर सकते हैं, इमेज को IMG टैग से, फिर लिंक को एंकर टैग से, ए टैग जिससे हम लोग लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टैग्स है जिसकी मदद से हम लोग यूजर को अलग अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन अलग एक वेबसाइट के जरिए यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ये सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला गया है। इट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स टू ऐड लिंक ऑन द वेब पेजेस बाय HTML एंकर टैग। जैसे ये एंकर टैग, ए टैग, जैसे मैं यहाँ पे बोला था, हाँ, एंकर टैग, ए टैग का यूज करके हम लोग एक लिंक को, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जैसे google.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो लिंक जिस वर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है गूगल, ठीक है,
और ये लिंक को क्लिक करते ही मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, ये जो यहाँ पे https://www.google.com, तो इसको हम लोग HTML में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे href मतलब href, ये एक एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो URL है उसको लिखते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद जो असली जो टेक्स्ट है जो हम लोग को शो होगा, यहाँ पे यूजर को शो होगा, वो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गूगल यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक के ऊपर, और यहाँ पे भी मैंने गूगल लिख दिया। उसके बाद मैं एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये करने के बाद क्या होगा, सेम टू सेम यहाँ पे गूगल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स एंड मैक। ये प्लेटफॉर्म जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विंडोज पे चलेगा, ये एंड्रॉइड पे भी चलेगा, मैक ओएस पे भी चलेगा, विंडोज पे भी चलेगा, या फिर कोई और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जैसे लिनक्स, उस पर भी ये HTML चल जाएगा, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है। इट फैसिलिटेट्स द प्रोग्रामर टू ऐड ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड। जैसे हम लोगों ने देखा कि हेडिंग को हम लोग ऐड कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग वीडियो टैग के जरिए वीडियो को भी एक वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑडियो टैग के जरिए हम लोग साउंड को भी एक वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और HTML इज ए केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। केस इंसेंसिटिव मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अपर केस, लोअर केस, ठीक है, दो केस होता है, अपर केस और लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज हेडिंग टैग को H1 लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कैपिटल H1 लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, इसीलिए इसको केस इनसेंसिटिव बोला गया है। मतलब मैं यहाँ पे H छोटा मतलब लोअर केस में लिखूँ या फिर अपर केस में लिखूँ, ये मैटर नहीं करता है, इसलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है HTML, ठीक है। अभी जान लेते हैं कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में HTML का। जैसे टैग्स, तो टैग्स मैंने जैसे भी बोला, ये जो H1 टैग मतलब टैग्स क्या है, कुछ एक कीवर्ड है जिसकी मदद से हम लोग एक वेबसाइट में अलग अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन को हम लोग डाल सकते हैं। जैसे H1 की मदद से हम लोग क्या डाल सकते हैं, एक वेबसाइट में हम लोग हेडिंग को डाल सकते हैं। वैसे ही इमेज को अगर हम लोग एक वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, इमेज IMG टैग का यूज करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सपोज लिंक को वेबसाइट में डालना है तो हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं, ए टैग, ठीक है। और ये जो सब टैग्स है, ये सब हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं। मतलब ये जो हम लोग जो भी टैग यहाँ पे लिखेंगे, एच हेडिंग टैग या फिर इमेज टैग, जो भी एंकर टैग लिंक को इंसर्ट करने के लिए, तो हम लोग वो एंगल ब्रैकेट्स, इसको एंगल ब्रैकेट्स मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर ही हम लोग सब टैग को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे HTML में हर सब टैग सिर्फ कुछ टैग्स को छोड़ के बाकी सब टैग पेयर में आते हैं। पेयर मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे H1 टैग को स्टार्ट किया तो उसका एंडिंग एक H1 टैग होगा ही होगा, ठीक है। और एंडिंग टैग हम लोग को समझ में कैसे आता है, तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश रहता है, ठीक है। वैसे ही सपोज अगर मैं एंकर टैग का यूज करूँ तो ये इसका एंडिंग एक टैग होगा, ठीक है। और एंडिंग टैग हम लोग कैसे लिखते हैं, एक एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और फिर टैग का नाम लिखते हैं और वापस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये सब जो टैग्स हम लोग HTML में यूज करते हैं ये पेयर में आता है, मतलब स्टार्टिंग टैग होने से एंडिंग टैग होगा, इसका भी सेम है, ठीक है। अभी जान लेते हैं जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक का जो दूसरा पॉइंट है वो है एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट क्या चीज है, जैसे एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एंड इट इज अपेयर्ड विदिन द स्टार्ट टैग एंड HTML एट्रीब्यूट कंटेन्स टू फील्ड्स, नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने एंकर टैग यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिखाया है, एंकर टैग हम लोग जानते हैं कि ए टैग से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग आप देख पा रहे हैं कि href ये एक एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, URL को एंटर करने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे https://google.com यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग एक URL को डाल सकते हैं एंकर टैग के अंदर, ठीक है। वैसे ही सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H1 टैग लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको H1 टैग के अंदर लिखूंगा कि अलाइन इक्वल टू सेंटर और मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे H1 टैग को लिख के यहाँ पे ही मैंने क्लोज कर दिया था। लेकिन अगर मुझे एट्रीब्यूट को टैग में ऐड करना है तो मैं जो एंगल ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एट्रीब्यूट है इसका H1 टैग का जो एट्रीब्यूट है, जैसे अलाइन
यहाँ पे अलाइन इक्वल टू सेंटर, फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, जो हेडिंग मैं देना चाहता हूँ, जैसे सपोज मैंने गूगल का एक हेडिंग दिया और मैं यहाँ पे एंकर टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, ये एंकर टैग नहीं होगा, ये H1 टैग होगा, H1 हेडिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा, आप लोग देख सकते हैं कि हेडिंग टैग का जो एट्रीब्यूट है, ये मैं हम लोग हमेशा जो स्टार्ट टैग है, ये लास्ट वाला जो टैग है वो एंड टैग है और ये स्टार्ट टैग है, और एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्ट टैग के साथ ही ऐड होता है, ना कि एंड टैग के साथ, ठीक है। तो ये है एक एट्रीब्यूट, सॉरी एक टैग का एट्रीब्यूट। वैसे ही अगर आप लिंक एंकर टैग जो लिंक को एक वेबसाइट में इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, href। इस एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट का यूआरएल को डाल सकते हैं, ठीक है, google.com। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी उसका टेक्स्ट है यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दूंगा। तो ये है एक एट्रीब्यूट। ऐसे ही अलग अलग टैग्स का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही हेडिंग और एंकर टैग का ही एट्रीब्यूट को यहाँ पे शो किया है। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो है HTML एलिमेंट, ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ, लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और उस पे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि HTML का कोड हमेशा हम लोग जो HTML टेक्स्ट वगैरह हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर नोटपैड में हम लोग ये लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल ऐड कर लूँगा और इसको मैं सिंपली कुछ नाम दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सपोज इसका जो एक्सटेंशन होगा वो हमेशा HTML हो, ठीक है, chapter2.html। तो HTML अभी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने .html इसका एक्सटेंशन दे दिया, तो ये क्या हुआ, एक वेब ब्राउजर का यहाँ पे गूगल क्रोम का एक पिक्चर यहाँ पे शो होने लगा है। मतलब ये एक वेब पेज में, मतलब ब्राउजर पे रन करने वाला एक पेज बन चुका है, मतलब एक HTML पेज बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसका कोड कहाँ पे लिखते हैं, एक नोटपैड में लिखते हैं और बाद में हम लोग इसको .html फाइल एक्सटेंशन में इसको सेव करते हैं। तभी क्या हो जाता है, ये एक ब्राउजर में रन करने वाला फाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इस पे कुछ टैग्स को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड कहाँ गया, तो इसको मैंने यहाँ पे नोटपैड पे मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे पहला जो हम लोग का जो टैग होगा वो क्या होगा, HTML, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि HTML में हर एक जो भी टैग होगा वो पेयर में होता है। मतलब अगर उसका स्टार्ट टैग है तो उसका एंड टैग भी होगा। तो यहाँ पे HTML का भी टैग ऐसा ही है, यहाँ पे स्टार्ट टैग है और यहाँ पे एंड टैग है। अभी ये HTML जो टैग है इसका यूज क्या है, इसको क्यों हम लोग HTML पेज में हम लोग लिखते हैं। तो इसका बेसिक यूज यही है कि ये टैग देखने के बाद ब्राउजर को जब सपोज आपने कुछ पेज बनाया .html chapter2.html, तो ब्राउजर जब भी इस पेज को वो लेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, ये एक HTML पेज है वो, और इसको वो ब्राउजर पे रन कर सकता है, ठीक है। मतलब एक रूट एलिमेंट है एक पेज का। HTML टैग को देख के एक ब्राउजर को समझ में आता है कि ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टैग है वो है हेड टैग। हेड टैग ये भी पेयर में आता है, HEAD हेड। तो हेड टैग का यूज क्या है कि जब सपोज मैंने जो भी HTML पेज बनाया उसका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। जैसे CSS का कोडिंग, हम लोग CSS का जो भी डिजाइन है, कलर वगैरह या फिर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, टेक्स्ट का साइज, ये सब हम लोग CSS का जो भी डिजाइनिंग का जो कोड है वो हम लोग हेड टैग के अंदर ही उसको लिखते हैं। और CSS अगर हम लोगों ने दूसरा कोई पेज में लिखा है तो उसका भी लिंक हम लोग हेड टैग के अंदर ही सेव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टैग है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो भी टैग यहाँ पे लिख रहा हूँ तो स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में एक डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे मैं एक फॉरवर्ड स्लैश को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो फॉरवर्ड स्लैश वाला जो टैग है वो एंड टैग है, ठीक है। अभी ये जो बॉडी टैग है इसका मीनिंग, इसका यूज क्या है,
तो हम लोग डिजाइनिंग एक वेब पेज में हम लोग जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजर को, या फिर हम लोग को जो भी दिखाई देता है एक वेबसाइट को खोलने के बाद, वो जो फाइल हेडिंग जो भी है वो बॉडी टैग के अंदर ही होना चाहिए। तो ही अगर बॉडी टैग के अंदर कुछ हुआ तो ही हम लोग उसको यूजर को शो कर सकते हैं। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम लोग जो वेबसाइट का जो टाइटल है उसको भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब सीएसएस के अलावा हम लोग वेबसाइट का टाइटल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल को, वेबसाइट का टाइटल मैं ऐड करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज HTML, सॉरी, टाइटल को हमेशा टाइटल टैग के अंदर लिखना होता है। ये भी ये टैग भी मतलब पेयर में आता है, मतलब स्टार्ट टैग और एंड टैग। टाइटल के अंदर हम लोग सपोज लिखते हैं यहाँ पे सपोज गूगल। ठीक है, गूगल लिख देता हूँ और मैं इसको टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो सपोज ये वाला, तो ये देखिए मैंने जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे, तो मैंने जो डाला था गूगल वो आ गया। यहाँ पे टाइटल मेरा अच्छी तरीके से शो हो रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर, तो अभी हम लोग जो हेडिंग, इमेज या फिर जो लिंक वगैरह यहाँ पे डालेंगे तो सब कुछ बॉडी में हम लोग बॉडी टैग के अंदर डालना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज डालता हूँ एक हेडिंग, पहले एक हेडिंग डाल देता है H1 टैग के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे डालूंगा हेडिंग टैग, सॉरी, इसको H1 को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव कर देंगे। मैं अगर ब्राउज़र को मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक गूगल का एक हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। अभी इसको अगर मुझे सेंटर पे लेके जाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली इस H1 टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि एट्रीब्यूट क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग स्टार्ट टैग के अंदर हम लोग उसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट टैग कौन सा है, H1 का ये वाला जो टैग है ये स्टार्ट टैग है, और H1 का एंड टैग ये वाला है। तो हम लोग स्टार्ट टैग के अंदर अगर हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, जैसे अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, और इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये गूगल क्या हुआ, यहाँ पे बीच में आ चुका है, सेंटर अलाइन हो चुका है। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ, अलाइन इक्वल टू, इसको मैं अगर लेफ्ट कर दूँ तो इसको सेव कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, लेफ्ट हो चुका है। अगर मैं राइट कर दूँ तो राइट, तो यहाँ पे राइट अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो हेडिंग को ऐड करना हम लोगों ने सीख लिया। अभी यहाँ पे हम लोग एक लिंक को ऐड कर लेते हैं। लिंक को ऐड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग। और उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होगा, एंकर टैग का एट्रीब्यूट href, और href के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, URL। जैसे यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ www.google.com। ठीक है, सॉरी यहाँ पे https होगा, https:/। उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देता हूँ और एंकर टैग को क्लोज, स्टार्ट टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और सॉरी यहाँ पे 2 इंच हो गया। ठीक है, https। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट टैग को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे तो मैंने जो URL है, मतलब लिंक को क्लिक करने के बाद कौन सा पेज में जाएगा, ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया href एट्रीब्यूट के जरिए। लेकिन मेरे जो लिंक है उस पर क्या शो होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक का एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, गूगल। ठीक है, और मैं एंकर टैग को फाइनली यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक मेरा यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इस लिंक को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए गूगल का जो होम पेज है इस पे मैं लैंड कर चुका हूँ, मतलब यहाँ पे आ चुका है। और ये कैसे हो पाया है, ये हो पाया है इस href एट्रीब्यूट, जो कि एक एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। इसके मदद से href एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक URL को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है गूगल बोल के यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब स्टार्ट टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो लिंक का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मैं गूगल छोड़ के मैं दूसरा भी कुछ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
क्लिक मी टू विजिट गूगल, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ चुका है क्लिक मी टू विजिट गूगल। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं यूआरएल क्या डालना वो सही से डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक जो लिंक है इसको हम लोग एक वेबसाइट में डाल सकते हैं और हेडिंग को एक वेबसाइट में डाल सकते हैं। और एक चीज हम लोग को जो भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, हम लोग बॉडी टैग के अंदर डाल रहे हैं। मतलब हम लोग को जो भी चीज यूजर को दिखाना है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग उसको बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है, सॉरी ये कहाँ गया, हाँ, HTML टैग्स कौन सी मेन थ्री मेन पार्ट्स, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। अभी यहाँ पे बोला गया है कि HTML टैग्स में क्या होता है, एक ओपनिंग टैग जो कि ये वाला, सपोज यहाँ पे मैंने बॉडी टैग में यहाँ पे क्या है, ओपनिंग टैग यहाँ पे ये वाला है, और उस यहाँ पे है क्लोजिंग टैग बॉडी का, और यहाँ पे क्या है कंटेंट। मतलब बॉडी टैग के अंदर जो भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट। तो तीनों को यहाँ पे मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे बॉडी एलिमेंट। हाँ, ये हेड का स्टार्ट टैग, हेड का एंड टैग, और हेड के अंदर जो भी यहाँ पे मैं कंटेंट, टाइटल या फिर CSS जो भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि HTML टैग्स मस्ट एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स। मतलब HTML का जो टैग है ये हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही होना चाहिए, ना कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिखने से नहीं होगा। HTML टैग को हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हाँ, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टैग होता है, जैसे हेडिंग के लिए H1, इमेज पिक्चर के लिए इमेज टैग, वीडियो के लिए वीडियो टैग, साउंड के लिए ऑडियो टैग, ऐसे, ठीक है। इफ यू यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज ए क्लोज टैग। मतलब जैसे बोला कि हम लोग HTML में हमेशा जो टैग्स है वो पेयर में आते हैं। मतलब अगर स्टार्ट टैग हुआ तो एंड टैग भी होना पड़ेगा, ठीक है। द HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग्स किसको बोलते हैं, जैसे हेड टैग, यहाँ पे HTML बॉडी, मतलब जो दूसरा किसी चीज को कंटेन करके रखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि बॉडी टैग के अंदर हम लोग जो भी हम लोग को डिस्प्ले करवाना है यूजर को वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। वो लिंक भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, ठीक है। और HTML टैग के अंदर हम लोग क्या चीज हम लोग HTML टैग के अंदर रखते हैं, जैसे बॉडी, ठीक है, फिर हेड टैग, हाँ, ये सब कुछ हम लोग HTML टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब टैग्स को कंटेनर टैग बोला गया है। सिर्फ ये दोनों ही सिर्फ कंटेनर टैग नहीं है। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग है, अगर हेडिंग टैग के अंदर कुछ भी यहाँ पे हम लोग डालते हैं ना, जैसे हेडिंग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में समझा कि जैसे हेडिंग के अंदर हम लोगों ने एक गूगल का एक हेडिंग डाल दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंटेनर टैग ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट टैग है और एंड टैग है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है जो कि हम लोग को डिस्प्ले करवाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग किसको बोला गया है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट टैग है और यहाँ पे एंड टैग है, लेकिन एम्प्टी टैग्स के केस में क्या होता है, सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, मतलब एक ही टैग होता है, ठीक है। उसका कोई एंड टैग नहीं होता है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है। जैसे इमेज टैग, जो पिक्चर को ऐड करने वाला जो टैग है उसको इमेज टैग होता है, वो एक सिंगुलर टैग है, या फिर एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग को सिंगुलर टैग भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर जैसे BR टैग। BR टैग क्यों है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक। मतलब जैसे सपोज मैं कुछ वेबसाइट पे कुछ लाइन को मुझे शो करवाना है, तब मैं BR टैग का यूज करूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है ना, लाइन लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे BR टैग को यूज कर लूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट मैं जो भी लिखूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इसीलिए BR टैग का यूज कर। वैसे ही HR टैग है, इमेज टैग है, ये सब कुछ क्या है, एक एम्प्टी टैग है। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नेस्टिंग ऑफ टैग्स। अभी नेस्टिंग मतलब क्या है कि एक टैग के अंदर दूसरे टैग को इंसर्ट करना, इसी को हम लोग नेस्टिंग ऑफ टैग्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को रखा गया है, ठीक है, तो इसको टाइटल टैग को यहाँ पे हेड टैग के अंदर नेस्टेड बोला गया है। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग को बॉडी टैग के अंदर रखा गया है, तो इसको भी हम लोग नेस्टिंग ऑफ टैग्स बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग को रखना, इसी को नेस्टिंग ऑफ टैग्स बोल सकते हैं। और नेस्टिंग करने के टाइम एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जैसे सपोज हम लोग जो बाहर का टैग है वो उसको बाहर रखते हैं और जो अंदर का टैग है उसको स्लाइटली अंदर रखते हैं। जैसे सपोज मैं आपको मेरे नोटपैड पे लेके चलता हूँ, तो सपोज मैंने बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे क्या किया है, हेडिंग और लिंक को रखा है, ठीक है। तो मैं अगर सपोज ऐसे रख देता हूँ तो ऐसे नहीं होगा, मतलब ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सेव कर देता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ ब्राउजर पे, तो देखना ये मतलब रन होगा, मतलब गलत नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही होगा, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है,
अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग जो अंदर का जो टैग है उसको हम लोग थोड़ा अंदर रखें। जैसे ये इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ता है। बाहर का टैग बाहर रखेंगे और अंदर का जो टैग, जैसे यहाँ पे H1 और एंकर टैग जो है जो बॉडी टैग के अंदर है, तो हम लोग बॉडी टैग से थोड़ा अंदर, बॉडी टैग के अंदर इन दोनों को थोड़ा अंदर रखेंगे ताकि प्रॉपर इंडेंटेशन हम लोग को समझ में आ सके कि ये हेडिंग और एंकर टैग किस टैग के अंदर है। यहाँ पे जैसे समझ में आ रहा है कि H1 और जो हेड टैग है ये किसके, कौन सा टैग के अंदर है, बॉडी टैग के अंदर। ये जो यहाँ पे टाइटल टैग है ये किसके अंदर है, हेडिंग टैग के अंदर। और यहाँ पे हेड और बॉडी टैग जो है ये किसके अंदर है, HTML टैग के अंदर। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करते हैं और इससे क्या होता है, ये एक गुड प्रैक्टिस है ताकि अलग जब कोई दूसरा भी अगर प्रोग्रामर इस डॉक्यूमेंट को देखेगा तो उसको इजीली समझ में आएगा कि कौन सा टैग के अंदर किसको रखा गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है HTML एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, href। हाँ, मतलब एट्रीब्यूट एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग एक टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एट्रीब्यूट href के रेफ को यूज़ करके हम लोगों ने URL को ऐड किया। HTML एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा जो स्टार्ट टैग है उसके साथ ही अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे जो हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं लिंक को इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट है href जो कि URL को ऐड करने के लिए किया जाता है, वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ पे स्टार्ट टैग कौन सा है, ये वाला, और एंड टैग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट टैग के साथ ही हमेशा एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे हेडिंग टैग H1 को लिख के पहले हम लोग अगर कोई एट्रीब्यूट है तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर नहीं है तो ये सिंपली यहाँ पे ही क्लोज कर देते हैं। ठीक है, H1 लिख के यहाँ पे सपोज हम लोग गूगल को लिख के यहाँ पे H1 को क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, तो सपोज अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट का अगर ऐड करना है, जैसे अलाइनमेंट के लिए सपोज अलाइन, ये एक एट्रीब्यूट को मुझे ऐड करना है, तो अलाइन इक्वल टू मैं सेंटर लिख के मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा जो मुझे हेडिंग लिखना है और मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, you can add multiple attributes in one HTML element but need to give some space between two attributes। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया है, वो क्या है, अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे मैं कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं स्पेस देके दूसरा कोई कलर का कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कलर इक्वल टू ब्लू या फिर कलर इक्वल टू ग्रीन, ऐसे करके। तो बीच में मुझे स्पेस देके मैं और भी बहुत ज़्यादा जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकता हूँ, बाद में उसको क्लोज कर सकता हूँ। और हमेशा याद रखना एक चीज कि जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा स्टार्ट टैग के साथ ही यूज होता है, ना कि एंड टैग के साथ। तो यहाँ पे जो HTML एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं इसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट जो एलिमेंट इसको बोला गया, जैसे यहाँ पे एलिमेंट है H1 एक एलिमेंट है, उसका एट्रीब्यूट नेम क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम क्या है, अलाइन है, फिर इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेंटर। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे हम लोग हेडिंग का नाम डालते हैं, मतलब क्या हेडिंग हम लोग को देना है उसको कंटेंट बोला गया यहाँ पे। और लास्ट में जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के जरिए हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी HTML एलिमेंट्स क्या है, HTML एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट, एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे बॉडी टैग है। ठीक है, बॉडी टैग में यहाँ पे स्टार्ट टैग है, यहाँ पे एंड टैग है, और इसके अंदर जो है उसको कंटेंट बोला गया है। तो इन सबको मिलाकर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, HTML एलिमेंट। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट कौन सा है, बॉडी एलिमेंट, इसको बॉडी एलिमेंट बोलेंगे हम लोग। ये वाला कौन सा एलिमेंट है, इसको हेड एलिमेंट बोलेंगे। हेड एलिमेंट के अंदर क्या क्या है, स्टार्ट टैग, एंड टैग और हेड के अंदर कंटेंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक एलिमेंट बोल सकते हैं। ये कौन सा एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट, क्योंकि ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है और इसके अंदर ये कंटेंट है। तो ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइटल एलिमेंट, या फिर हेड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। हेड एलिमेंट में क्या क्या है, स्टार्ट टैग, एंड टैग और यहाँ पे कंटेंट। अभी HTML जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दे आर हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। मतलब हेड HTML डॉक्यूमेंट में दो मेन मेजर सेक्शन होते हैं, वो क्या है, HTML हेड और बॉडी। हेड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल, जो डॉक्यूमेंट का HTML का जो टाइटल है, मेन टाइटल है, वेबसाइट का टाइटल, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर CSS का कोडिंग भी यहाँ पे, डिजाइनिंग का कोडिंग भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, CSS का, सिर्फ CSS का। ठीक है, बाकी हम लोग जो भी हेडिंग, इमेज, वीडियो जो भी हम लोग ऐड करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग ऐड करते हैं। तो ये दो मेन मेजर जो सेक्शन है एक HTML एलिमेंट का, वो है हेड सेक्शन और
बॉडी सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बॉडी, दिस कंटेन एवरीथिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन वेब पेज, मतलब हम लोग को यूजर को जो भी दिखाना है वो हमेशा हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग उसको रखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो HTML जो पेज है, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML लिखने के बाद, लिखने से ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर इसको रन करेगा इस फाइल को, उसको समझ में आएगा कि ये HTML5 में, जो HTML5 जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, इस पे लिखा गया, मतलब ये फाइल लेटेस्ट वर्जन का HTML में लिखा गया है। वेब ब्राउजर को समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि HTML दिस इज द रूट एलिमेंट, मतलब ये HTML टैग को जब वेब ब्राउजर इस ये वाला टैग को देखेगा तो तभी उसको समझ में आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको HTML में लिखा गया है और इसको वो वेब ब्राउजर में रन कर सकता है, मतलब एक वेब ब्राउजर में रन करने वाला एक फाइल बन चुका है अगर HTML टैग को यूज किया है तो। इट इंडिकेट्स द एंड, अच्छा, और ये फॉरवर्ड स्लैश वाला क्या है, HTML का एंड टैग है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग तो हम लोग को पता है वेबसाइट का टाइटल देने के लिए यूज होता है, ठीक है। और हेड टैग तो जो CSS का कोडिंग है या फिर वेबसाइट का टाइटल या फिर वेबसाइट के बारे में दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लोग जो कि हम लोग यूज़र को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, वो सब हम लोग ये CSS में, सॉरी, हेड टैग में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जैसे जो भी चीज़ हम लोग को यूज़र को दिखाना है वो सब हम लोग बॉडी टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है। अभी HTML कोड, HTML में कोई पेज को डिजाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कंटेनर टेक्स्ट शुड ऑलवेज बी क्लोज्ड प्रॉपर्ली, मतलब जैसे हेडिंग टैग हम लोगों ने यहाँ पे H1 को स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने सपोज यहाँ पे कोई हेडिंग दिया है गूगल, फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग को क्लोज नहीं किया या फिर मैंने H1 को ऐसे ही सेम टू सेम लिख दिया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना ही पड़ेगा कंटेनर टैग्स के मामले में, मतलब स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों होना ही चाहिए, ठीक है। टैग नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे H दिया फिर स्पेस देके यहाँ पे 1 लिख दिया या फिर H दिया स्पेस देके यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर यहाँ पे H1 ऐसे लिखना है बिना स्पेस के। टैग का जो भी नाम है उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे IM स्पेस G ऐसा नहीं होगा, मुझे IM G ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। और टैग्स मस्ट बी नेस्टेड करेक्टली, मतलब जब हम लोग नेस्टिंग ऑफ टैग्स करते हैं, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग घुसाते हैं, तो मतलब इसका ध्यान अच्छे से रखना होता है कि कौन सा टैग अंदर होगा और कौन सा टैग बाहर होगा, ठीक है। प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करना होता है। तो अभी बॉडी टैग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो बॉडी टैग इज यूज्ड टू एनक्लोज ऑल द डाटा व्हिच ए वेब पेज हैज फ्रॉम टेक्स्ट टू लिंक्स। ऑल द कंटेंट दैट यू सी रेंडर्ड इन द ब्राउजर इज कंटेन्ड विद इन दिस एलिमेंट। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग को जो भी चीज़ यूज़र को दिखाना है, जैसे हम लोग देखते हैं ना ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट को सर्च करने के बाद क्या होता है, उससे जब भी कोई हम लोग वेबसाइट होते हैं उससे रिलेटेड जैसे पिक्चर्स वीडियोस हम लोग को दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ये जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करता है वो क्या करता है, वो जो सब चीज़ें जैसे वीडियोज़ फोटोज़ जो यूज़र को, मतलब हम लोग को दिखाना चाहता है वो सब बॉडी टैग के अंदर वो सब चीज़ को रखता है, इसीलिए हम लोग को वो दिखाई देता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट से लेके लिंक या फिर वीडियोस फोटोज जो कुछ भी हम लोग को यूज़र को दिखाना है वो सब हम लोग कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा टैग के अंदर रखते हैं, बॉडी टैग, ठीक है। तो अभी कुछ बॉडी टैग का कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने एडिटर में लेके चलता हूँ। जैसे ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो बेसिक HTML का जो स्ट्रक्चर है पेज का, उसका कैसा होता है। जैसे पहला होता है HTML पेज, HTML टैग, जिससे ब्राउज़र को समझ में आता है कि ये एक HTML पेज है और ये ब्राउज़र अपने मतलब ये इसको ब्राउज़र पे रन कर सकता है, वेब ब्राउज़र पे रन करने वाला एक पेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेड टैग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो वेबसाइट का जो टाइटल है उसको यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर हम लोग हेड के अंदर डालते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइटल नहीं, हेड के अंदर हम लोग CSS का भी कोडिंग डालते हैं, जैसे जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा या फिर बैकग्राउंड पिक्चर क्या होगा, वो सब भी हम लोग हेड के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर CSS का जो भी कोडिंग होगा वो हम लोग हेड टैग के अंदर डालते हैं। और बाकी सब जो भी पिक्चर फोटोज वीडियोस ये सब कुछ हम लोग बॉडी टैग के अंदर डालते हैं, जो कुछ भी हम लोग को यूजर को दिखाना है। अभी बॉडी टैग का कुछ एट्रीब्यूट है यहाँ पे, जैसे H1 का एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन सेंटर, ठीक है। एंकर टैग, जैसे लिंक को इंसर्ट करने का जो टैग है एंकर टैग ए,
इसका एट्रीब्यूट क्या है, href। href के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, मतलब जो लिंक हम लोग दे रहे हैं उसमें जो टेक्स्ट होगा, उसमें क्लिक करने के बाद जिस यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट होगा, मतलब जिस यूआरएल पे वो जाएगा एक्चुअली, उस यूआरएल का जो एड्रेस है वो हम लोग href एट्रीब्यूट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते थे जो बॉडी टैग है उसका कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है, जैसे यहाँ पे दिया गया है बीजी कलर। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर। और जैसे हम लोग जानते हैं कि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ये यहाँ पे जैसे कैपिटल लेटर है और यहाँ पे स्मॉल लेटर है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, बाकी ये अपर केस हो या फिर लोअर केस हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। तो मैं बाद में क्या लिखूंगा, बीजी कलर इक्वल टू, फिर कलर का नाम लिखूंगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, येलो। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और एक चीज याद रखिए कि हम लोग जो भी एट्रीब्यूट्स, हम लोग कुछ कोई भी टैग का जब एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो सिर्फ स्टार्ट टैग के अंदर ही हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग टैग का जो एट्रीब्यूट मैंने लिखा है वो सिर्फ स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा है, यहाँ पे एंड टैग के यहाँ पे नहीं लिखा है। बॉडी का जो भी एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर का जो भी एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे स्टार्ट टैग के अंदर लिखा है, एंड टैग में नहीं लिखा है। ठीक है, हमेशा जो कुछ भी हम लोग एट्रीब्यूट डालते हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर ही डालते हैं। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और मैं फिर से अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, इसको रन करके देख लेता हूँ। ये मैं आ गया और मैं इसको रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने जो कलर मैंने दिया था यहाँ पे येलो कलर, ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं और भी कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट देना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर टेक्स्ट का कलर दूँ तो क्या एट्रीब्यूट मैं दूंगा, टेक्स्ट इक्वल टू, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं कलर, सपोज मैं रेड कर दूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखना यहाँ पे जो टेक्स्ट, जो भी मेरे वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट होगा वो रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हेडिंग है वो रेड कलर में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लिंक है ये क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये जो लिंक है ये हमेशा ब्लू कलर ही रहेगा, इसका कोई मतलब कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन बाकी सब जो होगा, जैसे टेक्स्ट या फिर जो हेडिंग, ये सब का, इन सब का कलर हमेशा जो हम लोग कलर देंगे बॉडी टैग के अंदर वही कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे कोई भी मेरे वेबसाइट में कोई भी बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डालना है या फिर कोई भी एक छोटा सा पिक्चर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मैं एट्रीब्यूट डालूंगा और उसके अंदर वैल्यू क्या दूंगा, वैल्यू मैं दूंगा जो पिक्चर में डालूंगा उसका जो लोकेशन है उसको। अभी ये लोकेशन को मैं कैसे ढूंढूंगा, देखिए जैसे सपोज मैं मेरे फोल्डर में यहाँ पे एक पिक्चर रखा हुआ है, वो क्या है, जेपीजी इमेज है, बीजी डॉट मतलब बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। इसको, इसका लोकेशन मैं कैसे लूंगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फोल्डर है इसका लोकेशन का जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको Ctrl+C मार के कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है मेरा, इस डबल इन्वर्टर कोमा के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ जो मेरा पिक्चर है bg.jpg, ठीक है, इसका मैंने सिर्फ फोल्डर का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन अभी भी ये शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर का नाम नहीं दिया अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो HTML और CSS जो फोल्डर है उसके अंदर मेरा जो फाइल नेम है, जो मेरा फोटो का नाम है, वो मुझे यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फोल्डर है HTML और CSS, तो डेस्कटॉप के बाद स्लैश दे के मैं HTML और CSS लगा। ठीक है, अभी HTML और CSS फोल्डर के अंदर मेरा जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक स्लैश दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा bg.jpg। और यहाँ पे जो हम लोगों ने .jpg लिखा है, इसको मतलब ये एक एक्सटेंशन है, मतलब पिक्चर का एक एक्सटेंशन लिखने के टाइम ये चीज ध्यान में रखना होता है कि सपोज पिक्चर का जो एक्चुअल एक्सटेंशन है वही लिखना है। सपोज यहाँ पे अगर bg.png होता तो मुझे यहाँ पे png लिखना पड़ता। अगर पिक्चर जेपीजी में है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि bg.png, तो ये पिक्चर वेबसाइट में शो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ सेव और मैं वापस अपने ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अभी ये थोड़ा साइज का कुछ इशू है, लेकिन ये कैसे ठीक करते हैं ये हम लोग CSS जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। अभी इसके लिए हम लोग वापस मेरे नोटपैड पे चलता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको अभी फिलहाल इस बैकग्राउंड पिक्चर का एट्रीब्यूट को हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू कुछ भी, मैं सपोज यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी मैं अगर मेरे ब्राउजर पे गया और मैंने इसको अगर रिफ्रेश किया, तब देखना
मैंने यहाँ पे कौन सा लेफ्ट मार्जिन जो एट्रीब्यूट है इसको लगाया है, तो ये लेफ्ट जो यहाँ पे साइड लेफ्ट साइड में ये क्या करेगा, जो 50 पिक्सल स्पेस ये यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो 50 पिक्सल एरिया इसने छोड़ दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन लगा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे टॉप मार्जिन इक्वल टू सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 100 दे दिया। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो तब आप लोग देखेंगे कि ये ऊपर से लेके 100 पिक्सल जो स्पेस है वो छोड़ देगा, मार्जिन छोड़ देगा ये। और एक चीज याद रखिए आप लोग, जैसे हम लोग जो एक के बाद एक जो मल्टीपल जो एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं स्टार्ट टैग के अंदर, तो हम लोग वो एक एट्रीब्यूट खत्म होने के बाद अगर दूसरा एट्रीब्यूट अगर डालना है तो हम लोग स्पेस देके वो एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो पहला जो एट्रीब्यूट डाला वो बैकग्राउंड कलर का डाला येलो, उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया यहाँ पे, देने के बाद क्या किया मैंने टेक्स्ट कलर का एट्रीब्यूट डाला, उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पे स्पेस दिया, फिर मैंने यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन का डाला, फिर यहाँ पे स्पेस दिया। ऐसे करके हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, लेकिन बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टैग है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बारे में हम लोगों ने पहले ही मतलब पढ़ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। तो हेडिंग टैग जो है उसका सिर्फ यही एक ही एट्रीब्यूट होता है, वो है अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट, अलाइन इक्वल टू, और उसका जो वैल्यू होगा अलाइन के बाद इक्वल टू देके जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 3 वैल्यू हो सकता है, लेफ्ट राइट और सेंटर। ठीक है, अभी हेडिंग हम लोग के पास कितना हेडिंग्स है, अभी हम लोगों ने तो सिर्फ एग्जाम्पल पे H1 ही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास H1 से लेके H2 फिर H3 ऐसे करके अप टू H6 तक है। तो यहाँ पे जो H1 है वो सबसे बड़ा है, और जो H6 है वो है सबसे छोटा। ठीक है, और ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो हमारे वेबसाइट के ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एडिटर पे जाके समझ लेता हूँ। जैसे ये मेरा एडिटर है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक हेडिंग ऐड करके रखा है। मैं ये एंकर टेक को यहाँ से यहाँ पे मैं फिर से और एक हेडिंग डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला H1 है, फिर मैं इसको H2 कर देता हूँ, फिर इसको H3 H4 H5, अच्छा और एक चाहिए ना, और मैं यहाँ पे इसको H6 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको H6 कर दिया। मैं इसको क्लोजिंग टैग को भी ऐसे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो H1 जो मैंने दिया था पहले वाला, ये जो H1 है गूगल का जो H1 टैग है ये सबसे बड़ा आया है, और जो H6 है वो सबसे छोटा आया है। तो ये हम लोग अपने वेबसाइट के ज़रूरत के हिसाब से कौन सा जो हेडिंग हम लोग का सूट करता है वो हम लोग अपने वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो टैग है वो है पैराग्राफ टैग। हाँ, अभी पैराग्राफ टैग जो हेडिंग के जैसा ही है, मतलब इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है जैसे अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। और ये पैराग्राफ जो टैग है ये एक पैराग्राफ को वेबसाइट में एंटर करने के लिए ये टैग यूज़ होता है। ठीक है, इसका भी ये भी एक कंटेनर टैग है, मतलब इसका एक स्टार्ट टैग भी होगा और एक एंड टैग भी होगा। ठीक है, और इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है वो है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसका वैल्यू 4 होगा, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। अभी इन लेफ्ट राइट और सेंटर तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी जस्टिफाई का मतलब क्या है वो हम लोग अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो 6 हेडिंग का डिफरेंस समझने के लिए 6 हेडिंग डाला है, और मैं यहाँ पे नीचे इसको जो पैराग्राफ है इसको डाल दूँ। मैंने पहले ही एक पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अभी मैं हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि जो हम लोग जो पैराग्राफ जो टैग है वो पी टैग से डिनोट करता है, मतलब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी और फिर पी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर पी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पैराग्राफ टैग को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं पी टैग को स्टार्ट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, और मैं बीच में यहाँ पे मेरा पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है,
तो मैंने इसको यहाँ पे पैराग्राफ को पी टैग के अंदर यहाँ पे एनक्लोज कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वापस चलते हैं हम लोग के वेबसाइट पे, और मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ जो है ये यहाँ पे एंटर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये इस साइड में जो लेफ्ट साइड में जो इसका जो इंडेंटेशन है वो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन राइट साइड में क्या होता है, थोड़ा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अलग अलग लाइन पे अलग अलग लेंथ है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अलाइनमेंट जो एट्रीब्यूट है पैराग्राफ टैग का, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इसका 4 वैल्यू होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट अलाइन करने के लिए, राइट मतलब राइट अलाइन करने के लिए, और सेंटर मतलब सेंटर अलाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग को सेंटर अलाइन किया है, पूरा जो विंडो का एकदम सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, वैसे ही पैराग्राफ भी सेंटर अलाइन करने से एकदम सेंटर पे आ जाएगा। और हमारा जो ये प्रॉब्लम है ना, इस साइड में जो अनइक्वल लेंथ का है, जो लाइन्स सब लाइन अनइक्वल लेंथ पे है, इसको हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग इस अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, वापस चलते हैं ब्राउजर पे, और मैं इसको रिफ्रेश करने से आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी जैसे इस साइड में इंडेंटेशन एकदम स्ट्रेट है, इस साइड में भी एकदम स्ट्रेट हो गया इंडेंटेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पी टैग को यूज़ करके हम लोग पैराग्राफ को एक वेबसाइट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो टैग है वो है ब्रेक टैग। और ये जो ब्रेक टैग है ये मतलब एक एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग है, मतलब इसका कोई जो बोलते हैं हम लोग स्टार्ट टैग और एंड टैग, जैसे दूसरा टैग्स होता है बॉडी टैग, हेड टैग, फिर हेडिंग, पैराग्राफ टैग, इन सब का एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। लेकिन ब्रेक टैग का या फिर इमेज टैग, ये सब एम्प्टी टैग्स है या फिर सिंगुलर टैग बोल सकते हैं, मतलब इन सब का स्टार्ट टैग तो होता है लेकिन एंड टैग नहीं होता। तो ब्रेक टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं, जो बी आर टैग है मतलब लाइन ब्रेक को यूज़ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे अगर हम लोग कोई वेबसाइट में किसी पोएम हम लोग अगर कोई वेबसाइट में देखते हैं तो वहाँ पे लाइन ब्रेक करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा एक लाइन के बाद ब्रेक होके दूसरा लाइन होता है। तो इसीलिए हम लोग उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक टेक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, सपोज मेरा जो यहाँ पे वेबसाइट में लिखा हुआ है जैसे माई फर्स्ट डे एट स्कूल इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, तो मैं क्या करता हूँ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ के बाद यहाँ पे एक ब्रेक दे देता हूँ। तो ये ब्रेक टेक को यूज़ करने से क्या होगा, ये जो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, सेम लाइन पे ना होके वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ और यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं इसको माई लाइफ यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, एक ब्रेक टैग का यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग को यूज़ किया है और मैं इसको सेव कर दूंगा। वापस चलते ब्राउजर पे, मैं इसको रिफ्रेश करने से तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ के बाद यहाँ पे जो आई वोक अप यहाँ पे था वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है, मतलब मेरा ब्रेक टैग जो है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा टैग है वो है हॉराइजॉन्टल रूल टैग। ये जो टैग है ये एक हॉराइजॉन्टल रूल को ड्रॉ करने में, एक वेबसाइट में एक हॉराइजॉन्टल रूल को ड्रॉ करने में हम लोग का हेल्प करता है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेडिंग लिखा है, जैसे यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है आउटपुट, सपोज करिए मेरे वेबसाइट पे एक हेडिंग लिखा है आउटपुट, तो इसके नीचे हॉराइजॉन्टल रूल टैग को यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ पे एक जो रूल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चल के देख लेते हैं इसको एडिटर पे। तो ये मैंने अपना एडिटर ऑन कर लिया है। सपोज जो मेरा पहला जो हेडिंग है H1, इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल रूल एक ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे HR को यहाँ पे जो टैग है, और ये एक सिंगुलर टैग है इसलिए इसका कोई ऐसे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा क्योंकि HR टैग एक सिंगुलर टैग है। मैं यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो वापस चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे, और मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अभी देख सकते हैं आप जो पहला H1 के बाद हम लोगों ने जो हॉराइजॉन्टल रूल एंटर किया है तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो अगर मैं जैसे हर एक जो टैग्स है उसका कुछ एट्रीब्यूट होता है, तो हॉरिजॉन्टल रूल का भी कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो अगर मैंने कुछ भी एट्रीब्यूट यहाँ पे अगर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ टैग का ही अप्लाई किया है, तो क्या होगा, ये जो रूल का जो विड्थ है, तो मतलब इसका जो ब्रेथ है वो पूरा जो मेरा विंडोज़ का जो साइज, स्क्रीन साइज का जो विड्थ है उसके हिसाब से वो अपने आप को ले लेगा। ठीक है, और अगर मुझे कस्टमाइज्ड अगर विड्थ देना है तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना होगा टैग के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं विड्थ देता हूँ इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 500, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो विड्थ है वो 500 पिक्सल के हिसाब से हो चुका है।
आप चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं, हाँ, वो आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अभी नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है अलाइनमेंट। हाँ, एचआर टैग में भी अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे के अलाइनमेंट एट्रीब्यूट को लिख देता हूँ। इसका जो मैं सपोज इसको राइट अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव करके फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये राइट अलाइनमेंट हो चुका है, ठीक है। इसको आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है कलर। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको दे देता हूँ रेड कलर, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो रेड कलर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी एक एट्रीब्यूट यहाँ पे रह गया है, वो है साइज। साइज साइज जो एट्रीब्यूट है ये सिंपली ये जो रूल है इसका जो साइज बढ़ाने के लिए यूज होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये 10 पिक्सल जो इसका साइज है ये यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अभी लास्ट जो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है वो है नो शेड। अभी अगर मैंने सपोज यहाँ पे जो कलर में इसको अगर हटा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि एक शेड जैसा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए, मतलब एक शेड जैसा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब सिंगल कलर का ये नहीं होता है, और दो कलर का जो ब्लैक है और जो व्हाइट और येलो ऐसे शेड जैसा कुछ कलर मतलब मिक्स हो गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट में अगर मैं यहाँ पे नो शेड, सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया सिर्फ सिंपली नो शेड, तो ये क्या होगा, एक सिंगल कलर में सॉलिड कलर में वो आ जाएगा। ये देखिए, एक सिंगल कलर में पहले जो ब्लैक और येलो करके मिक्सचर होके आया था, लेकिन अभी सिर्फ ब्लैक में ही आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको अगर रेड करके नो शेड करता हूँ तो सिर्फ रेड में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने लिखा है रेड, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ तो यहाँ पे सॉलिड कलर रेड में आएगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो टैग है वो है कमेंट टैग। अभी कमेंट टैग का यूज जो होता है ना, ये मतलब सिंपली प्रोग्रामर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जैसे सपोज मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा बॉडी एलिमेंट जो है मेरा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे सपोज मैं एक कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट कैसे डालते हैं, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, फिर डबल डैश, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बॉडी टैग स्टार्ट्स है, और मैं इसको डबल डैश देके इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो इसको लिखने से क्या होगा, जब ब्राउजर इसको रन करेगा, जैसे सपोज मैं इसको सेव करके अगर मैं अपने वेब ब्राउजर पे इसको रन करता हूँ, तो ये लाइन हम लोग को मैंने जो लिखा है ना जी, बॉडी टैग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ब्राउजर इसको जो कमेंट टैग के अंदर अगर हम लोगों ने अगर कुछ भी लिखा तो वो ब्राउजर इसको इग्नोर करता है। तो ये सिंपली क्या है कि जो प्रोग्रामर्स है जो वेबसाइट को डिजाइन करते हैं वो उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सपोज उसने ये अगर पेज फ्यूचर में देखा तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ से ये जो बॉडी टैग है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे और एक कमेंट में डाल देता हूँ, सपोज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन फिर डबल डैश, फिर मैं यहाँ पे डाल दूँ बॉडी टैग एंड्स हियर डबल डैश क्लोज, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो टैग है वो है फिजिकल टैग्स, हाँ, ठीक है। तो जो पहला जो फिजिकल टैग है वो है बोल्ड। तो अभी बोल्ड, इससे तो पता चल गया होगा कि आप लोगों को, जैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ होता है। थोड़ा इटैलिक्स जैसे हम लोग वर्ड एक्सेल में भी करते हैं, इटैलिक्स को यूज़ करने के लिए आई टैग का यूज़ करते हैं, और अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज़ करते हैं। तो आइए चलते इन सबको यूज़ करके देख लेते हैं। मैं चलता हूँ अपने एडिटर पे, और मैं यहाँ पे सपोज पहले एक बी टैग के अंदर दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट ये लिख के मैं बी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट ये बोल्ड होके आ चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इटैलिक्स करना चाहूँ तो मैं इसको बी टैग को आई से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे आई से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हो ये बोल्ड से इटैलिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सेम केस में अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यू आई से यू को
यूज यू में इसको रिप्लेस करूँगा। तो मैं इसको सेव करके जब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, अभी जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो टैग है वो है लॉजिकल टैग्स। अभी पहला जो लॉजिकल टैग है वो है स्ट्रॉन्ग और दूसरा है ईएम टैग। अभी जो स्ट्रॉन्ग जो टैग है ना, ये बोल्ड टैग के जैसा ही है। यहाँ पे जैसे बोल्ड टैग है, सॉरी बी टैग जो है बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग देखने में सेम होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ब्राउजर जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग बोल्ड किस लिए करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है उसको दिखाने के लिए। लेकिन ब्राउजर में हम लोग जब स्ट्रॉन्ग लिख के कोई भी टेक्स्ट को अगर लिखते हैं तो वो क्या करता है, सपोज मैंने यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रॉन्ग टैग से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग से अगर मैंने रिप्लेस कर दिया तो ब्राउजर ब्राउजर इसको ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, मतलब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का जो फंक्शन है वो सेम है, लेकिन क्या होता है जब कोई भी ब्राउजर ये जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट को मैंने स्ट्रॉन्ग किया, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। कैसे, सपोज कोई भी यूजर यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट बोल के सर्च कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, तो क्या करेगा ब्राउजर, जब कोई भी उसको वेबसाइट मिलेगा जिस पे सैम्पल टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा होगा, तो ये ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट एक इंपॉर्टेंट मतलब टेक्स्ट के तरह ट्रीट करेगा और इसको अपने सर्च रिजल्ट पे लेके आ जाएगा। मतलब ब्राउजर इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। अगर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लोगों ने कुछ भी जो टेक्स्ट है इसको लिखा और उसको इजीली सर्च रिजल्ट यूजर के जब सर्च मारता है उसी वर्ड को लेके, तो वो इजीली उसको अवेलेबल करवा देता है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो टैग है वो ईएम टैग है। अभी ईएम टैग और जो इटैलिक्स टैग है वो भी देखने में सेम ही है, मतलब इटैलिक्स करने के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज करने से ब्राउजर उसको थोड़ा उस टेक्स्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब कोई भी यूजर अगर सैंपल लिख के अगर सर्च कर रहा है तो ये वाला जो वेबसाइट है जिसमें सैंपल लिखा हुआ है, जिसमें मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर सैंपल लिखा, उस वेबसाइट को वो यूजर को दिखाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग को अगर मैं ईएम टैग से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये भी ईएम टैग सॉरी इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो ये भी इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका ब्राउजर इसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, इसलिए इसको लॉजिकल टैग्स बोला गया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो टैग है वो है मार्क टैग। मार्क टैग सिंपली हम लोग जैसे हाईलाइट करते वर्ड एक्सेल में जैसे हाईलाइट करते हैं वैसे ही मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर मार्क टैग का यूज़ करूँ तो जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, और सॉरी यहाँ पे जो बैकग्राउंड ऑलरेडी येलो कलर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बीजी कलर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बीजी कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं जैसे इसको, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बैकग्राउंड जैसे मैंने येलो कलर हटाया तो ये मार्क टैग का काम मुझे यहाँ पे शो होने लग गया। मतलब जैसे हाईलाइट, मार्क टैग इसलिए यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे हाईलाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट जो टैग है वो है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग, अभी स्ट्राइक टैग का यूज़ जैसे एम एस वर्ड में लोग करते हैं सिंपली एक लाइन के बीच में जो एक सीधा लाइन खींचने के लिए। ठीक है ना, ये ज़्यादातर जो ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे ये स्ट्राइक टैग का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे सपोज वो लोग लिखते हैं ना कि एक प्राइस को एमआरपी को काट के दूसरा डिस्काउंट जब चलता है तो दूसरा प्राइस लिखते हैं, तो उस केस में स्ट्राइक टैग का यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं स्ट्राइक टैग का यूज़ करूँ तो स्ट्राइक टैग, और इसको मैं जैसे सेव करके ब्राउज़र पे काम करता, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्राइक टैग यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सिंपली एक स्ट्राइक टैग जो है वो सिंपली एक लाइन के बीच लाइन को काटने के लिए यूज होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग। अभी जो सुपरस्क्रिप्ट जो टैग है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला में a+b होल स्क्वायर, ये a+b एक लाइन पे होता है और जो 2 है वो थोड़ा ऊपर होता है, तो ये सबस्क्रिप्ट में होता है। और जैसे सॉरी सुपरस्क्रिप्ट में होता है। और जैसे सबस्क्रिप्ट में जैसे सपोज जैसे हम लोग एक नंबर है इसका सपोज 1 और 0 है, तो ये अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो बेस क्या होगा, 2 होगा। तो ये नीचे कोई नंबर को एंट्री करने के लिए हम लोग को क्या सबस्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको एडिटर पे रन करके देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a+b। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ
ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्ट टैग को 2। तो यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दूँ, सॉरी क्लोज कर दूँ। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे सेम टू सेम आ चुका है। अभी अगर सबस्क्रिप्ट में मुझे अगर लिखना है तो सपोज मैं यहाँ पे जैसे 10 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट को सबस्क्रिप्ट में चेंज कर दूंगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ और वापस इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरा 10 का बेस 2 है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से शो होने लग गया। तो हमारा जो आज का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है CSS, जो जिसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब ये हम लोग को जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये जो डिज़ाइन को इजी करने के लिए यूज़ होता है। मतलब एक HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो हम लोग HTML में भी एट्रीब्यूट के जरिए हम लोग कलर या फिर बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये CSS को यूज़ करके करने से क्या होता है कि थोड़ा जो हम लोग का जो वेबसाइट है वो थोड़ा स्पीड इसका और परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होता है और वो ईजी भी होता है CSS के जरिए करने से। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस क्या है? जैसे CSS प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय यूजिंग CSS you simply got to specify a repeated style for element once and use it multiple times as because CSS will automatically apply the required styles। मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक जगह पे CSS का कोड यहाँ पे ऐड किया और सपोज मैंने यहाँ पे CSS का कोई स्टाइल ऐड किया है H1 के लिए। ठीक है, हेड के अंदर मैंने CSS का कोड ऐड किया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CSS का जो कोड है वो हेड के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो सपोज हेड के अंदर मैंने CSS का हेडिंग 1 के लिए कुछ जो स्टाइल है या फिर कुछ डिज़ाइन है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है। तो क्या होगा, जब मैं बॉडी के अंदर जितने बार भी मैं H1 टैग का यूज़ करूँगा तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे अलग से एट्रीब्यूट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं जितने बार भी H1 लिखूंगा वो सब इसका जो सेटिंग है वो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट जो एडवांटेज है, द मेन एडवांटेज ऑफ CSS इज द स्टाइल इज अप्लाइड कंसिस्टेंटली अक्रॉस द वेराइटी ऑफ साइट्स। वन इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल सेवरल एरियाज विच एडवांटेजेस। मतलब एक ही जगह से अलग अलग जगह पे ये इंस्ट्रक्शन मतलब ले सकता है। जैसे ये अगर मैं सपोज मैंने CSS एक बार यूज़ किया है हेडिंग 1 के लिए, तो मैं सपोज मेरा वेबसाइट पे 10 बार हेडिंग 1 यूज़ किया है, तो हर एक H1 के अंदर मुझे अलग अलग से एट्रीब्यूट लिखना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे CSS के अंदर हेड के अंदर CSS का एक H1 का एक सेटिंग ऐड करूँगा। जैसे सपोज अलाइनमेंट्स इक्वल टू सेंटर होगा या फिर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड होगा, वो यहाँ पे सेव कर लूँगा। और जो जितने बार भी मैं हेडिंग 1 का यूज़ करूँगा अपनी वेबसाइट में, वो अपने आप उस हेड सेक्शन से CSS का जो सेटिंग है वो अपने आप उसको उठा लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इफ यू आर यूजिंग CSS you don't need to write HTML tag attributes every time। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला है, अगर मैंने CSS यूज़ किया तो मुझे एट्रीब्यूट्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, ज़्यादा कोड अगर किसी वेबसाइट में लिखा है तो वो वेबसाइट थोड़ा स्पीड और परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा लो हो जाता है। इसलिए CSS मतलब हर एक प्रोग्रामर CSS का यूज़ करता है वेबसाइट का जो स्टाइलिंग वगैरह है या फिर डिज़ाइन के लिए बैकग्राउंड में रन करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है जो इसका जो वेबसाइट मेंटेनेंस है ये भी इजी है। तो सपोज मैंने हेड के अंदर अगर कोई भी एक CSS का कोड यूज़ किया है सपोज H1 के लिए, ठीक है, और मैंने सपोज 10 बार H1 हेडिंग 1 का यूज़ किया है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ किया होता तो मुझे सपोज अगर हर एट्रीब्यूट का अगर कलर चेंज करना होता तो मैं हर एक एट्रीब्यूट के हेडिंग के अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट पे जाके कलर को रेड से सपोज दूसरा कलर सपोज येलो, यहाँ पे येलो ऐसे करके 10 हेडिंग के अंदर 10 बार मुझे येलो करना पड़ता। लेकिन मैं अगर एक बार CSS का कोड यहाँ पे हेड के अंदर मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर अगर कलर येलो कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो 10 बार मैंने हेडिंग का यूज़ किया है अपनी वेबसाइट पे ये ऑटोमेटिकली येलो कलर को ले लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो CSS है ये इसको हम लोग वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 ways: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अभी ये जो इनलाइन, इंटरनल और जो एक्सटर्नल CSS है इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसका यूज़ करना है।
तो इसके लिए मैं आपको अपने एडिटर पे ले चलता हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 है, ठीक है। अभी अभी आप लोग देख सकते हो कि हेडिंग 1 का जो कोई भी अलाइनमेंट नहीं है और कलर भी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ब्लैक ही है, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज़ करता हूँ तो कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे पहले डायरेक्टली मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया था, अभी सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ होगा, वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग सब कुछ सेटिंग्स यहाँ पे डाल देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे टेक्स्ट, कलर और फिर कॉलन, पहले हम लोगों ने इक्वल टू दिया था, अभी कॉलन होगा, कॉलन इक्वल टू रेड, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और सॉरी इसका कुछ टेक्स्ट कलर नहीं होगा, हाँ कलर होगा, टेक्स्ट कलर नहीं होगा, कलर होगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल कलर कॉलन रेड, ऐसे करके हम लोग सीएसएस का कोड लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग सब सीएसएस का कोड यहाँ पे डालते हैं इन केस ऑफ इनलाइन सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस हर एक टैग के साथ यहाँ पे स्टाइल टैग के जरिए हम लोग ऐड करते हैं। जैसे बॉडी टैग में अगर अगर हम लोग को कुछ इनलाइन सीएसएस उसका कुछ खुद का अगर इनलाइन सीएसएस ऐड करना है तो उस यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग के जरिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और क्या क्या प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कलर को ऐड किया है, सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन को ऐड करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन कहाँ पर है, यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन देके यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, वापस मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अभी मैं कुछ और भी सेटिंग्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और नेक्स्ट सेटिंग में क्या दूंगा, सपोज और क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज को मैं ऐड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉन्ट साइज कॉलन कितना, सपोज 100, ठीक है, 100 पिक्सल। मैंने इसको सेव किया, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जो मेरा हेडिंग है वो 100 पिक्सल साइज का हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग सीएसएस का यूज़ करके एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी इनलाइन सीएसएस। अभी देख लेते हैं इंटरनल सीएसएस कैसे काम करता है। उसके लिए क्या होगा, मैं ये जो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग का जो स्टाइल यहाँ पे ऐड किया इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। इसको वापस पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जो इंटरनल सीएसएस है उसको ऐड करेंगे। अभी इंटरनल सीएसएस ऐड कहाँ पे करते हैं, अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि इनलाइन सीएसएस जो है वो हेडिंग टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर, मतलब अलग अलग टैग के अंदर इनलाइन सीएसएस ऐड होता है। जैसे हम लोगों ने पहले एट्रीब्यूट के साथ किया था, हर एक टैग का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है, जैसे उस टैग के साथ स्टार्ट टैग के साथ हम लोग ऐड करते हैं। इनलाइन सीएसएस भी स्टार्ट टैग के साथ हम लोग स्टाइल टैग के जरिए ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल सीएसएस हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने पहले भी जब स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था एचटीएमएल का, हम लोगों ने पढ़ा था कि हेड सेक्शन के अंदर हम लोग सीएसएस को ऐड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर हम लोग एक टैग का यूज़ करेंगे, वो है स्टाइल टैग, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे और हम लोग यहाँ पे इसको स्टाइल टैग है इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे बीच में हम लोग सब कोडिंग जो है वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे सपोज मैं हेडिंग के लिए ही कुछ डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डबल ब्रैकेट हेडिंग के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला जो मैं प्रॉपर्टी डालूंगा वो है हेडिंग का फॉन्ट, नहीं सॉरी कलर इक्वल तो क्या होगा, रेड, ठीक है। तो सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग ये रेड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं अभी क्या करूँगा, अलाइन सेंटर कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ, कुछ गलत हुआ है, ये टेक्स्ट अलाइन होगा, सॉरी टेक्स्ट अलाइन किया और मैं इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं ये यहाँ पे सेंटर अलाइन हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं दूसरा एक एट्रीब्यूट डालूँ, जैसे फॉन्ट साइज कॉलन, यहाँ पे मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ, इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 100 पिक्सल का जो हेडिंग है वो 100 पिक्सल साइज का हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग के जरिए हम लोग हेड के अंदर इंटरनल सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को यहाँ तक समझ में आया कि इनलाइन सीएसएस
बॉडी सेक्शन के अंदर हर एक टैग के अंदर स्टाइल टैग के जरिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इंटरनल सीएसएस हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के जरिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे H1 के लिए कुछ यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बॉडी सेक्शन के अंदर अलग से कुछ एट्रीब्यूट या फिर जो CSS है वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। मैं जितने बार भी यहाँ पे हेडिंग 1 का यूज़ करूँगा अपने वेबसाइट पे, तो ये जो सेटिंग है ये अपने आप यहाँ पे हेड सेक्शन से उठा लेगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो देख सकते हैं सेम साइज का, सेम कलर, सेम अलाइनमेंट ये आ चुका है। मैं जितने बार भी अपने वेबसाइट में मैं हेडिंग 1 का यूज़ करूँगा तो वो यहाँ से सेटिंग को उठा लेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग H1 है, मैंने यहाँ पे H1 क्या है, यहाँ पे आप पैराग्राफ का भी कर सकते हैं, आप बॉडी का भी कर सकते हैं, कोई भी टैग का आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर आपको बॉडी के अंदर उसका अलग से CSS ऐड करने का जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर से यहाँ पे सेटिंग्स अपने आप उठा लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी सेक्शन में अलग से कोड लिखना नहीं पड़ता है आपको। बॉडी और वेबसाइट थोड़ा फास्ट होगा और उसका स्पीड भी और परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो हमारा जो लास्ट जो CSS का टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अभी जो बाकी जो दो CSS का टाइप है, जैसे इनलाइन CSS में क्या होता है, हम लोग हर एक जो HTML का टैग है उसके अंदर हम लोग HTML टैग के मदद से हम लोग स्टाइल टैग के मदद से हम लोग हर एक जो HTML का टैग है उसके अंदर हम लोग CSS का कोड डालते हैं। और इंटरनल CSS में क्या होता है, हम लोग हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के जरिए जो CSS का कोड है वो डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग के अंदर जो हेडिंग 1 का जो यहाँ पे CSS कोड डाला है, इसको बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। मतलब एक ही सेम HTML फाइल में इंटरनली ये CSS फाइल मतलब CSS कोडिंग मौजूद है। अभी एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी CSS का जो कोड है वो यहाँ पे HTML फाइल में हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते, हम लोग अलग से एक फाइल बनाते हैं style.css, और यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, इस HTML पेज में उसको लिंक कर देते हैं। और लिंक कहाँ पे करते हैं, हेड टैग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सपोज मैं जो मेरा जो फोल्डर है यहाँ पे, जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है यहाँ पे, जो जैसे चैप्टर 2 का जो HTML फाइल है इसको मैंने यहाँ पे खोल लिया है, ठीक है। ये चैप्टर 2.html यहाँ पे खुला हुआ है। अभी क्या करूँगा, मैं इसके लिए अलग से यहाँ पे CSS फाइल बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे न्यू पे जाके टेक्स्ट फाइल, और हमेशा याद रखना जो HTML फाइल होगा वो भी टेक्स्ट फाइल होगा, और जो CSS फाइल होगा वो भी टेक्स्ट फाइल होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाके यहाँ पे मैं एक नया टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ और मैं उसको नाम दे देता हूँ style.css, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट उसको हटा दूँगा, तो मेरा जो फाइल का नाम होगा वो होगा style.css। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा style.css हो चुका है रेडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस style.css के अंदर हम लोग जो हमारा जो HTML के अंदर जो CSS जो इंटरनल CSS है उसको हम लोग लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे style.css के अंदर मैंने HTML का जो कोड है उसमें मैंने इसको डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग का जो कोड है वो मैंने style.css मेरा जो फाइल है उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा जो पहले जो यहाँ पे स्टाइल टैग के जरिए मैंने इंटरनल CSS मैंने ऐड किया था हेड सेक्शन के अंदर, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेते क्या होता है। सेव कर लिया मैंने और मैं इसको ब्राउजर पे रन करके देखता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने हेडिंग का जो कलर वलर ये सब चला गया। क्यों चला गया मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो style.css है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने हेड टैग के अंदर मैंने इसको लिंक नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग लिंक टैग का यूज करेंगे यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, उसके बाद स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और CSS स्पेस href इक्वल टू style.css, और मैं यहाँ पे लिंक टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अगर
यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मेरा जो हेडिंग का जो स्टाइल है, जो मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने किया है, ये जो कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर और फॉन्ट साइज 100 px, ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अगर मैं इसको 50 px कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, तो अगर मैं इसको सेव करके वापस इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 50 px साइज का हो चुका है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये जो मैंने यहाँ पे जो लिंक टैग का यूज़ किया है इसका मीनिंग क्या है। तो लिंक टैग एक एम्प्टी टैग है, मतलब इसका एंडिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, और उसी स्टार्ट टैग के अंदर हम लोग इसका जो रिलेशन टाइप और जो यूआरएल है स्टाइल सीएसएस फाइल का, वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो पहला जो रिलेशन, ये मतलब क्या है कि जैसे ये एचटीएमएल जो मेरा एचटीएमएल फाइल है इसका और जो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये जो फाइल है इसका रिलेशन क्या है, ये एक स्टाइल शीट है किसका, इस एचटीएमएल फाइल का स्टाइल शीट है। ठीक है, और ये जो फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस, ये इसका टाइप क्या है, ये एक सी एस एस का टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो इसलिए इसको टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और सी एस एस बोला गया। लेकिन जो अभी जो वेब ब्राउजर है, जो अभी मॉडर्न जो वेब ब्राउजर का जो अपडेट आया है, उसमें क्या होता है, ये जो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और सी एस एस है, वो इसको लिखना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट उसको सी एस एस फाइल मान लेता है। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ पे एच आर ई एफ इक्वल टू स्टाइल डॉट सी एस एस। तो एच आर ई एफ जो हम लोगों ने जैसे एच टी एम एल में पढ़ा है कि जैसे एंकर टैग के अंदर जो लिंक ऐड करने के लिए एंकर टैग यूज होता है, उसके अंदर भी हम लोग एच रेफ जो एट्रीब्यूट उसका यूज करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, एच रेफ जो है वो स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल है उसका जो यूआरएल है, मतलब उसका लोकेशन यहाँ पे बैठाने के लिए, मतलब एच टी एम एल फाइल में देने के लिए हम लोग एच रेफ जो एट्रीब्यूट है इसका यूज करते हैं। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, मैं अगर रन करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा स्टाइल जो हेडिंग का जो स्टाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं पैराग्राफ का भी सपोज मैं यहाँ पे और एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है उसको मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए सपोज फॉन्ट इसको ही कर देता हूँ, फॉन्ट साइज सपोज यहाँ पे मैंने रखा है 20। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने रख दिया है सेंटर और कलर मैंने रख दिया है, सपोज कोई दूसरा कलर रख देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर रख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरा HTML फाइल है यहाँ पे कोई भी जो पैराग्राफ है वो एडेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ, और हम लोग पैराग्राफ कैसे ऐड करेंगे, पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम लोग पी टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि पी टैग एक कंटेनर टैग है तो इसके लिए जो स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग दोनों इसमें होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मेरा एक बनाया पैराग्राफ है, मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है और सेव कर दिया है। तो अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा जो पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, ग्रीन कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो HTML और CSS का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।